तो जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सवालों की सीरीज में साजिश का एंगल भी अब सिर उठा रहा है। सेना के कई बड़े रिटायर्ड सैन्य ऑफिसर और डिफेंस एक्सपर्ट मैन मशीन और मौसम के अलावा साजिश और यहाँ पर वो कई ऐसी बातें कह रहे हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी दलील यही है कि सेना के सबसे बड़े ऑफिसर को लेकर उड़ रहा सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर आखिर हादसे का शिकार कैसे हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि एक जहाज उड़ के आया और आपने उठाया तो जहाज और रावत साहब को लेके चले गए। इस तरह के जहाज की कई दिन पहले से सिक्योरिटी जांच होती है। ये बहुत नीचे था, हेलीकॉप्टर नीचे आया, नीचे आने का क्या रीजन है बोलो। ये जहाज भी ऑल वेदर जहाज है और वो जो पायलट इनको फ्लाई करते हैं वीवीआईपी वो भी ऑल वेदर पायलट्स होते हैं। सैन्य के ऐसे नेता का इस प्रकार से मृत्यु होता है तो देश के मन में शंका और आशंका पैदा होती है और मेरे भी मन में कुछ शंका है। ये सवाल 130 करोड़ देशवासियों का है। देश के सबसे बड़े योद्धा के हेलीकॉप्टर क्रैश ने सवालों का जो पिटारा खुला है उसमें साजिश और सैबोटाज की भी बात कही जा रही है और ये बात सेना के ही कई पूर्व और बेहद अनुभवी अफसर कह रहे हैं। साजिश की थियरी में सबसे ज्यादा चर्चा चीन को लेकर है। चीन का नाम देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने लिया है, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे की तुलना ताइवान के सेना प्रमुख के हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे से की है। ब्रह्म चेलानी ने लिखा है कि पिछले साल ताइवान के सेना प्रमुख की जिस तरह से मौत हुई और अब जनरल रावत का जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो तकरीबन एक जैसा ही था। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत की मौत और पिछले साल जनवरी में ताइवान के सेना प्रमुख जनरल शेन ये मिंग की मौत में हैरत अंगेज समानताएं हैं। वो भी एक हेलीकॉप्टर हादसा था जिसमें जनरल मिंग समेत 7 सैन्य अफसरों की मौत हुई थी और ये दोनों ही चीन की आक्रामकता के खिलाफ लड़ रही सेना के सबसे बड़े चेहरे थे। जनरल रावत और जनरल मिंग के हादसे से जुड़ी खबरों को सोशल मीडिया पर भी एक ही लेंस से देखा जा रहा है और ब्रह्म चिलानी के ट्वीट ने इस थ्योरी को और मजबूती दे दी है। हालांकि जब उनके ट्वीट इंटरनेशनल मीडिया में छाने लगे तो उन्होंने इस पर सफाई भी जारी की। दोनों हादसों में समानता का ये कतई मतलब नहीं कि दोनों दुर्घटनाओं में कोई कनेक्शन है या फिर बाहरी हाथ है। अगर कुछ है तो सिर्फ टॉप जनरल के हेलीकॉप्टर के रख रखाव से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। ब्रह्म चिलानी ने भले ही अपनी कही बात को साफ कर दिया, लेकिन चीन को ये बात चुभ गई, जिसके बाद चीन सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने हादसे को लेकर एक नई थियरी उछाल दी। ये कुछ इस तरह है जैसे हादसे को लेकर अमेरिका पर शक करना, क्योंकि भारत और रूस S-400 की डील पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका अमेरिका विरोध कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स अमेरिका का नाम लेकर अपनी बौखलाहट दिखा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा या साजिश, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। कोई चीन का नाम ले रहा है तो कोई आतंकी साजिश करार दे रहा है। आतंकी संगठन का नाम जोड़ा है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने, जिनका कहना है कि हादसे वाले इलाके LTTE के गढ़ रहे हैं और उसके स्लीपर सेल अभी भी वहां पर मौजूद है, इसीलिए उन्होंने LTTE पर उंगली उठाई है। लगता है कि ये एरिया जो है ये बहुत खतरनाक एरिया है, क्योंकि मैं भी उधर 1 साल रहा हूँ कन्नूर में, वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज के लिए। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है, मतलब LTTE। और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर। हेलीकॉप्टर हादसे पर साजिशों की ऐसी थियरी की लंबी फहरिस्त है। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जब सेना का सबसे बड़ा अफसर सेना के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में हो तो दुर्घटना कैसे हो सकती है। सेबोटाज का पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्लेटफॉर्म के साथ इसका मेंटेनेंस कौन था, यानी मशीन और मैन दोनों की जांच होगी। इसके साथ किस तरीके से इसका फ्लाइट पास रिकॉर्ड किस तरीके से था, इसका मेंटेनेंस किस तरीके से था, किन लोगों ने किया, बेस पर कौन कौन लोग मौजूद थे, उन लोगों की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से
कोई ऐसी अनयूजुअल घटना तो नहीं हुई जो कि संदेह पैदा करती हो, वो तमाम चीजें। इसके अलावा जो इस विमान हादसे के बाद इसके टुकड़े मिले हैं, उन तमाम चीजों को भी कोरैबोरेट किया जाएगा। मेन फ्रेम कहां से टूटा, कैसे, कौन सा टुकड़ा उसका छिटक कर अलग हुआ, आग हवा में लगी या जमीन पर आने के बाद इंपैक्ट हुआ, क्या ये प्लेटफॉर्म, क्या ये हेलीकॉप्टर किसी जगह से टकराया, ये तमाम बारीक पहलू होते हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स साजिशों के सभी सवालों को नकार रहे हैं। उनके मुताबिक सीडीएस का विमान उड़ाने से पहले एक प्रोटोकॉल होता है और जिसका कड़ाई से पालन किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि एक जहाज उड़ के और आपने उठाया तो जहाज और रावत साहब को लेके चले गए। इस तरह के जहाज की 2-3 दिन पहले से, बल्कि कई दिन पहले से सिक्योरिटी जांच होती है, इसकी टेक्निकल जांच होती है, इसका फ्यूल वगैरह जो होता है वो उसकी जांच होती है। फ्यूलिंग के बाद उसके काफी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। काफी डिटेल में इसकी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो की जाती है और जहाज को पूरा सिक्योरिटी में रखा जाता है फ्लाई करने के पहले तक। तो मैंने समझता कि कोई ऐसा सैबोटेज वाला कोई एंगल पॉसिबल है। Mi-17 V5S एक बेहद सुरक्षित और आधुनिक हेलीकॉप्टर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हो सकता। इससे पहले के रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि ये हेलीकॉप्टर 5 बार हादसे का शिकार हो चुका है और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे से पहले भी फरवरी 2019 में भारत में भी ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। देखिए, जनरल बिपिन रावत की मौत हादसा है या साजिश, ये सवाल नेता भी उठा रहे हैं और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट्स भी। ऐसे में इस घटना की जांच में बेहद अहम हो जाता है हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। हादसे की जगह से जांच अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इस ब्लैक बॉक्स में हादसे की पूरी हकीकत दर्ज है और इसी से खुलेगा जनरल रावत और 12 शहीदों की मौत का रहस्य। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आखिरी वक्त में पायलट क्या कर रहा था, और क्रैश के दौरान जनरल बिपिन रावत के आखिरी शब्द क्या थे। इन सारे सवालों के जवाब इस ब्लैक बॉक्स में छिपे हैं। ये वही रहस्यमयी बॉक्स है जिसे सर्च टीम ढूंढ रही थी और ये हादसे की जगह से बरामद हो गया है। टाइटेनियम धातु से बना ये बॉक्स किसी भी हवाई हादसे के बाद बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि उड़ान के समय विमान या हेलीकॉप्टर की सारी गतिविधियां ये रिकॉर्ड करता है। पायलट की आपसी बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हुई बात इसमें दर्ज होती है। हादसे के दौरान विमान या हेलीकॉप्टर के अंदर की स्थिति क्या थी, इसका भी रिकॉर्ड होता है। हालांकि इसे ब्लैक बॉक्स कहा जरूर जाता है, लेकिन इसका रंग लाल या ऑरेंज होता है ताकि आसानी से खोजा जा सके। उन्होंने किस तरह के कंट्रोल्स यूज किए, किस तरह के किस हाइट पे जहाज उड़ा, कितना इंजन पावर यूज किया, किस एंगल पे फ्लाई किया, वो सारे रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1953-54 में इसलिए किया गया था ताकि हादसों की वजहों का पता लगाकर खामियों को दूर किया जा सके। ब्लैक बॉक्स के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये 88 प्रकार के डेटा रिकॉर्ड करता है। 25 घंटों से ऊपर की रिकॉर्डिंग होती है। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये आखिरी 2 घंटों की रिकॉर्डिंग होती है। इंजन, इमरजेंसी अलार्म, केबिन और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड होती है। इसमें हादसे के पहले विमान का माहौल कैसा था, ये पता चलता है। ब्लैक बॉक्स को न तो समंदर निगल सकता है और न ही आग जला सकती है। इससे हर सेकंड एक खास तरह की आवाज या तरंग लगातार 30 दिनों तक निकलती है, जिससे सर्च टीम इस तक आसानी से पहुंच जाती है। ये समुद्र के भीतर 14,000 फीट की गहराई से भी सिग्नल भेज सकता है। 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी ये सह सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।